अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं टीचर सलमान आप लोगों के साथ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंस। इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी और फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है जिसके अंदर एक गवर्नमेंट अपने कंट्री को फाइनेंस करने के लिए एक बजट बनाती है और इस फाइनेंस और इसके लिए क्या करती है, एक्सपेंस भी करती है। इसीलिए हम इसको बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, जिसमें कंट्री डिसाइड करती है कि हम अपनी कंट्री के ऊपर जो है कितना एक्सपेंस करेंगे और उसके लिए उनको रेवेन्यू कितना चाहिए। अब फिस्कल पॉलिसी की जो है दो किस्में हैं, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी और नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। फिस्कल डिस्क्रिशनरी पॉलिसी का मतलब ये है कि ऐसी फिस्कल पॉलिसी जो कि एक कंट्री क्या कर रही है, चेंज कर रही है सिचुएशन के हिसाब से, यानी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से पॉलिसी को बनाया जा रहा है। वैसे तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर लेती है कि भाई उस कंट्री के अंदर इतने एक्सपेंसेस होंगे और उस एक्सपेंसेस के लिए हम जो है कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, एक एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन उस एस्टिमेशन में डिफरेंस भी आ सकता है और ख़ास तौर पर ऐसी कंट्री के जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हों, कम और एकदम जो है कभी नेचुरल डिजास्टर्स भी आ रहे हों या कभी जो है वो कोई और किसी किस्म की डिफिकल्टी हो रही हो, करप्शन हो रहे हो, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उस इकोनॉमी को एक नॉर्मल पे लाने के लिए, एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है और फिर फिस्कल पॉलिसी को चेंज किया जाता है। तो ये चेंजेबल पॉलिसी होती है, इसके अंदर जो है वो दो किस्में आ जाती हैं। एक आपकी आ जाती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, नंबर टू कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी की जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसमें एक गवर्नमेंट क्या करती है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को देख रहे होते हैं। तो रेवेन्यू का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है टैक्सेशन और इसके अलावा जो है अदर रिसोर्सेज से हम लोगों को इनकम आ जाती है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनमें वहाँ पे आपको जो है वो सिर्फ़ एक टैक्सेशन ही एक ऐसा ज़रिया रह जाता है जहाँ पे हम जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हम टैक्सेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब टैक्सेशन को कम कर देंगे तो लोगों के लिए, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए चीज़ें सस्ती हो जाएँगी और वो अपनी कंज़म्पशन बढ़ा देंगे। जब अपनी कंज़्यूमर अपनी कंज़म्पशन बढ़ाएँगे, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और जब ज़्यादा डिमांड होगी तो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो उसका उस कंट्री का रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, जीडीपी इंक्रीज़ होगा और जब जीडीपी इंक्रीज़ होगा तो लाज़मी सी बात है इनकम बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। इसी तरह आप ये कह रहे हैं, इसी तो इसलिए हम लोग एज़ अ टूल के तौर पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर एज़ अ टूल के तौर पे हम टैक्स को यूज़ करते हैं और टैक्स को हम कम कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स की, वैट की, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अगर सप्लाई के ऊपर टैक्स कम कर देते हैं तो हमारी जो है इनकम जो है जनरेट हो जाती है, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं और जब ज़्यादा खर्च करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसके बाद अब इसी तरह इसमें जैसे लिखा है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू एनकरेज द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन। ये ज़्यादातर रिसेशन के पीरियड में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की जा रही होती है। यानी अगर मुल्क में जीडीपी कम है और डिमांड कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की जा रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है डायरेक्टली इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन हेल्प इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2 आ जाती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज़ ऑपोजिट टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी टैक्स को एज़ अ टूल के तौर पे गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। जब इन टैक्स को इंक्रीज़ कर देंगे तो लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएँगे, जिसकी वजह से जीडीपी भी एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं कर रहा होगा। क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में ये भी डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि किस तरह से इकोनॉमी को कूल डाउन करना है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक बूम है तो वो इकोनॉमी तरक्की तो कर रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी इकोनॉमी के अंदर बूम आ जाए तो वहाँ पे रिसेशन फिर जो है वो रिसेशन पैदा होने के भी चांसेस होते हैं। तो अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन हेल्प कीप इन्फ्लेशन इन चेक। तो इसलिए कंट्री इन्फ्लेशन को भी चेक करती रहती है। अब आ जाता है इसके बाद फिर नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या है, आपकी नॉट चेंजेबल फिस्कल पॉलिसी। ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बना ली जाती है, जिसमें पहले से ये लॉ बना लिया जाता है कि हम जो है वो किस तरह से इकोनॉमी को चलाएँगे और इकोनॉमी हमारी किस तरह से ग्रो करेगी। यानी हमने ऐसे लॉ बना लिए कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रो कर रही है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। वो ऐसी पॉलिसी बना लेते हैं कि ऑटोमैटिकली हमारी इकोनॉमी स्पीड अप, जहाँ पे अगर डाउन हो रही थी तो वो स्पीड अप हो जाती है उस लॉ से, या अगर स्लो डाउन है तो वो फास्ट हो जाती है।
तो इसको हम नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन चेंजेबल फिस्कल पॉलिसी. इट रेफर्स टू वेरियस ऑन गोइंग प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा होता है कि वेलफेयर स्टेट होती हैं, वो अपने लोगों के लिए जो है वो वेलफेयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उनको कंपनसेशन दे रही होती हैं, सोशल सिक्योरिटी दे रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी इकोनॉमी एक नॉर्मल लेवल पर रहती है और वहाँ पे किसी किस्म की जो है वो फाइनेंस की कमी नहीं होती है और एक्सपेंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली मीट हो रहे होते हैं. जितना उनका रेवेन्यू जनरेट होता है उससे कम ही उनके एक्सपेंसेस होते हैं और फिर उनको दूसरी कंट्री से जो है मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब इसकी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. मैंने बताया था कि इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बढ़ जाएंगी स्पेंडिंग और टैक्सेस कम हो जाएंगे एक्सपेंशनरी के अंदर. और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होंगी और टैक्सेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, ओवरऑल डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा. यहाँ पे भी इसी तरह इसमें ओवरऑल डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा. अब आ जाती है आपके पास टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. जब टूल्स की हम बात करते हैं तो आपके पास 4 किस्म के टूल आ जाते हैं फिस्कल पॉलिसी के, जिसमें आपके पास आ जाता है टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब इसके अंदर भी बता दूं कि टैक्सेशन और पब्लिक बोरोइंग ये दोनों वो टूल हैं कि जहाँ फिस्कल पॉलिसी की कि जहाँ पे हम लोगों को जहाँ पे हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, कंट्री के अंदर कैश इनफ्लो हो रहा है. जैसे टैक्सेशन एक रेवेन्यू है या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ से, यानी कैश हमारे पास आ रहा है. इसी तरह पब्लिक बोरिंग से वहाँ पे भी कैश आ रहा है. अभी पब्लिक बोरिंग क्या होती है अभी हम लोग तफसील से पढ़ेंगे. इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग. पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है इसके अंदर जो है वो हमारे कैश आउटफ्लो हो रहा है. मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर में तो हमारे पास पैसे जा रहे हैं, यानी हम अपनी कंट्री के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं लोगों की नीड के ऊपर. और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है आपकी कंट्री की, ये भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी हम लोग इसको तफसील से पढ़ते हैं. नंबर 1 टैक्सेशन के बारे में. जैसे कि आप लोगों को पता है कि टैक्सेशन एक रेवेन्यू है किसी भी कंट्री के लिए जो कि वो अपने लोगों से कमाती है. तो टैक्सेशन भी दो किस्म के आ जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. अब इसको टैक्सेशन को फिस्कल पॉलिसी में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है, जिसका मकसद होता है रेवेन्यू जनरेट करना और उस रेवेन्यू को अपनी कंट्री के ऊपर खर्च करना. और ये किसी भी कंट्री का एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है. अब उसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस हैं जो कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे और इनकम पे लगाए जा रहे हैं. सैलरीज पे इन एम्प्लॉयज़ जो सैलरी अर्न कर रहे हैं उस पे लगाया जा रहा है, और इनकम जो बिजनेसमैन इनकम अर्न कर रहा है कंपनी से या किसी और बिजनेस से अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर जो है टैक्स लिवाया हो रहा है. तो दे इंक्लूड कैपिटल गेन्स टैक्सेस, नेशनल इंश्योरेंस टैक्सेस एंड अदर कॉर्पोरेट टैक्सेस. इसके बाद फिर नंबर आपका आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कंज्यूमर की इनकम पे नहीं लगाया जा रहा होता बल्कि कंज्यूमेबल गुड्स पे लगाया जा रहा होता है. यानी जो कि प्रोडक्ट एक मार्केट में बन रही है, मार्केट में बन के आ रही है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा लिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को उसकी कीमत ज़्यादा पे करनी पड़ती है और इससे रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है गवर्नमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन कौन कौन से क्या आ जाते हैं टैक्सेशन के? आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव. नंबर 1 ये है कि इसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट कंजम्पशन टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट. यानी हम क्या करते हैं प्राइवेट लोगों के हाथों से, यानी जो उस कंट्री के अंदर लोग रह रहे हैं उनकी कंजम्पशन का जो पैसा है उसमें से कुछ परसेंट जो है कुछ फीसद जो है वो टैक्स की सूरत में पब्लिक के हाथ में आ जाता है. पब्लिक मीन्स के सॉरी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है और और वो गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट में खर्च करती है. यानी अपनी कंट्री के ऊपर ही लोगों से ही कमाया जा रहा होता है और लोगों की वेलफेयर के लिए या उनके बेनिफिट के लिए ही इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, जिससे उस पूरी गवर्नमेंट के इस स्टेप से पूरी कंट्री को फ़ायदा होता है. तो डायरेक्ट टैक्सेस सर्व द पर्पस ऑफ curtailing consumption by taking away a part of increased income of the higher income group, while indirect taxes on essential luxury commodities. ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लग्जरीज गुड्स पे भी लगाए जा रहे होते हैं. नंबर 2 आ जाता है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी टैक्स को यूज़ किया जा रहा होता है. यानी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग अपनी क्या कर देते हैं टैक्सेशन को बढ़ा देते हैं ताकि डिमांड कम हो जाए, और जब मार्केट में डिमांड कम होगी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम पैदा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर पैदा ही इसी वजह से हो रही होती है कि वहाँ पे इनकम कम होती है और उस कंट्री के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं. या ये कह लें कि आप जो है वहाँ पे या आप ये कह सकते हैं कि उधर जो है वो क्या होता है कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन कम हो रही होती है.
तो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी टैक्सेशन को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 आ जाता है विशियस सर्कल को ब्रेक करने के लिए। विशियस सर्कल क्या होता है? विशियस सर्कल मैं आपको बता दूँ कि विशियस सर्कल किसी भी इकोनॉमी की ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे वो अपना एक रिक्वायर्ड जीडीपी नहीं हासिल कर पा रही है। यानी उनका जीडीपी क्या है? कम है और उनकी जो है वो कम किस वजह से है? उनकी लो इन्वेस्टमेंट की वजह से कम है और लो कंज़म्पशन की वजह से और लो सेविंग की वजह से। और ये सब किस वजह से है? क्योंकि उस कंट्री की यानी आप यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि अगर कोई बिज़नेसमैन है, वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट करता है और उससे सारा अपने ऊपर अपनी नीड के ऊपर खर्च कर लेता है और बहुत ही थोड़ा हिस्सा या बिल्कुल भी नहीं वो सेविंग कर पाता। तो इस वजह से वो क्या होता है एक विशियस सर्कल में फँस जाता है और वो उस विशियस सर्कल से नहीं निकल पाता। इस विशियस सर्कल से निकलने के लिए ज़रूरत होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसको चाहिए होती है। इसी तरह एक गवर्नमेंट को भी इस एक कंट्री को भी जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है विशियस सर्कल से निकलने के लिए। और तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो टैक्सेस को भी इंक्रीज़ करें। तो इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से कभी कम करना पड़ता है और कभी ज़्यादा करना पड़ता है टैक्सेस को। तो इस विशियस सर्कल को ब्रेक करने के लिए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए आप जो है वो एक टैक्सेशन को यूज़ करते हैं। नंबर 2 आ जाता है पब्लिक बोरिंग्स। पब्लिक बोरिंग क्या है? इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ बीन बोरोड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। यानी पब्लिक बोरिंग ये है कि जो पैसे एक गवर्नमेंट अपने पब्लिक से हासिल कर रही होती है, ठीक है? आप पब्लिक से हासिल कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पब्लिक से अपनी माँग रही है। होता ये है कि आप पब्लिक जो है वो पब्लिक बोरिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट बोरिंग जिसको हम गवर्नमेंट डेब्ट भी कह सकते हैं, या नेशनल डेब्ट या पब्लिक डेब्ट भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट इश्यू करती है बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी। पैसों को बोरो करने के लिए। यानी सिक्योरिटी बॉन्ड्स के ये कह लें कि बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी मीन्स के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं और उनको सेंट्रल बैंक के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही होती है। लोग उसको बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो हैं उसको बाय करते हैं और जब वो बाय करते हैं ज़ाहिर-सी बात है उनका पैसा जो है वो रेवेन्यू के पैसा जो है वो लोन के तौर पे उस सेंट्रल बैंक में आ जाता है। और जब लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, अगर इन्वेस्टर ने पैसा अपना वापस लेना है, तो वो क्या करती है उनको सेंट्रल बैंक जो इनकरेज करता है कि उनको सेल कर देता है। तो इस तरह से जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको वापस खरीदने लगते हैं और उस तरह से दोबारा वापस पैसा जो है वो लोगों के पास चले आता है। तो अभी जब जब तक पैसा उनको चाहिए सेंट्रल बैंक को तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक उनको ये इनकरेज करेगा कि उनको सिक्योरिटीज़ और ट्रेज़री बिल ऑफ़र करेगा और उनको इंटरेस्ट रेट भी हाई प्रोवाइड करेगा ताकि जो है वो लोग अट्रैक्ट हो और इन्वेस्टर उसमें अट्रैक्ट हो। तो लेकिन बोरिंग जो की जा रही है वो एज़ अ लोन के तौर पे की जा रही है। जैसे हम किसी बैंक से लोन हासिल करते हैं, हमें जो है लोन कुछ ईयर में वापस करवाना होता है। इसी तरह गवर्नमेंट भी इस चीज़ की ज़िम्मेदार होती है कि जितना जो है वो उसके पास बॉन्ड का पीरियड होता है, उतने ही पीरियड तक उसको अपने पास तक रख सकती है। मैक्सिमम ये कि 5 ईयर्स तक के बॉन्ड होते हैं, लेकिन 5 ईयर से पहले भी अगर वो इन्वेस्टर चाहे, तो उनको कैश करा सकता है। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि पब्लिक से बोरो करे मनी तो सेंट्रल बैंक क्या करती है इश्यू करती है सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स को। और जब चाहती है कि पब्लिक जो है वो पब्लिक उसको बाय करने लगती है और जब नहीं चाहती सेंट्रल बैंक नहीं चाहता कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मोटिवेट करती है कि वो सेल कर दें अपने बॉन्ड्स और उनसे क्या कर देती है बॉन्ड्स को बाय कर लेती है, खरीद लेती है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स के पास पैसा आ जाता है और गवर्नमेंट के पास जो है बॉन्ड आ जाते हैं और इस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। अब ये आ जाता है आपके पास नंबर 3 पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है कि जो भी गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए कर रही है, उसके फ़ायदे के लिए कर रही है। हर कंट्री के जो है वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें मेन जो है वो बेसिकली 3 आपके एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। एक हेल्थ, एक एजुकेशन और इसके अलावा पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। 4 किस्म के आपके भैया बेसिक एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस हैं लेकिन बेसिक मेन हेड जो है यही आते हैं हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ जाते हैं या प्रोडक्शन आ जाती है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि इन मैनी कंट्रीज़ मोस्टली बिज़नेसमैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंज्यूमेबल गुड्स। कह रहे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे बिज़नेसमैन ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा होता है जो कि कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं। यानी जो कि लोग उसको कंज्यूमेबल गुड्स मीन्स कि ऐसी गुड्स जो कि लोग खरीद रहे होते हैं और उसको अपने ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। खाने-पीने की चीज़ें, पहनने-ओढ़ने की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे तो इसीलिए वो क्या कहते हैं देयरफॉर दे एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड गुड्स। तो इसीलिए क्या करते हैं बिज़नेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में बिज़नेसमैन इस चीज़ में एंगेज होता है कि कंज्यूमेबल गुड्स बना रहा होता है क्योंकि कंज्यूमेबल गुड्स की कंज़म्पशन ज़्यादा होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि
अब वो इस बारे में डिसीजन लेती है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बनाएगी पब्लिक के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि जिसमें वो अपने कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ लगाएगी या माइनिंग्स करेगी और जिससे रेवेन्यू हमें जनरेट होगा, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। अब या क्या जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ऐसी बेसिक नीड्स आ जाती हैं एक किसी भी कंट्री की, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सीवेज वाटर एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब किसी भी कंट्री में आपने देखा होगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम रुक जाए, कम्युनिकेशन का निज़ाम रुक जाए, तो उस कंट्री का पूरा निज़ाम ही का सिस्टम ही जो है वो रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा। क्यों? अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही होगी तो बिज़नेस नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं है तो बिज़नेस नहीं हो सकता, और लोग जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन हम हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा वाटर बेसिक नीड में आ जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ जाती है। तो ये सारी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं, जो कि कंट्री की पब्लिक के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब अगर कंट्री के अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम है, रेवेन्यू कम है, तो हम जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के पोजीशन में होते हैं। तो इसके लिए क्या करती है पब्लिक, डेफिसिट फाइनेंसिंग को मीट करने के लिए गवर्नमेंट फिर दूसरी कंट्री से लोन हासिल करती है। उसके लिए तो इस तरह से वो गैप, हाउ टू फिल द गैप बिटवीन देम। तो गैप किस तरह से फिल किया जाता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से डेप्थ को हासिल करती है। इंटरनल डेप्थ में आप सोर्सेज में आपका पब्लिक बोरिंग्स आ जाता है, एक्सटर्नल साइड पे आपका जो है वो दूसरी कंट्रीज से फॉरेन एड्स या लोन वगैरह आ जाता है। अब आ जाता है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फाइनेंस और एक्सपेंसेस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये टोटली मनी सप्लाई पे डिपेंड करती है। यानी इसमें हम कंट्री ये डिसाइड करती है कि मनी सप्लाई किस तरह से होगी। तो कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि मनी की सप्लाई को किस तरह से कंट्रोल करे, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट का भी वो इस्तेमाल कर रहा होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बारे में भी दो किस्म की पॉलिसी है आपके पास, मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक्सपेंड करना है, फैला देना। यानी यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, फैला रहा है मनी सप्लाई को, और इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इट बूस्ट ग्रोथ एज मेजर बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2 आ जाती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये उसकी अपोजिट साइड पे, जब कंट्री ये देखती है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम कर देती है। और उस मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करती है वो, इस जैसे इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ा देती है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब ये हो गया कि वो टैक्सेस ज़्यादा कर देती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी जो है वो अगर जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर में होती है, तो जब यह क्या कर रही होती है, अप्लाई हो रही होती है, उस जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट 3 किस्म के जो है वो स्टेप्स लेती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा देती है, या अपने जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को उनको सेल करती है, या रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है। इसको हम तफसील से पढ़ते हैं, जिसमें आ जाता है आपके पास टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर 1 है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट पॉलिसी, वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो। ओपन मार्केट की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सेल परचेज इसमें आ जाता है कि गवर्नमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सिक्योरिटी की सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल वगैरह, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो सेंट्रल बैंक इशू करता है, और लोग उसको खरीदते हैं, तो इस तरह से क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। इसके दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल कर लिया जाता है, ताकि लोग उसको, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है तो लोग लोन कम से कम लेते हैं, और जब लोग लोन कम से कम लेंगे तो उनके पास पैसा कम आएगा, और उसको खर्च कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। नंबर 2 आ जाता है आपके पास बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी में वही आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है, और कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्शन देता है कि आपने जो है लोन जो है वो एक लिमिट तक देना है, और उनको इंटरेस्ट रेट का एक टारगेट दे देता है कि इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोन को अपने मार्केट पे जो है वो कंट्रोल रखते हैं। नंबर 3 वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो आ जाता है। वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कंट्री जो है वो क्या कर रही होती है, रेशियोज़ को रिजर्व रेशियो जो कि कमर्शियल बैंक अपने उनके पास, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखवाते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर लेती है सिचुएशन के हिसाब से। तो इस तरह से मनी सप्लाई कंट्रोल में रहती है। तो आज उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।